A good start can lead you to the success. नाजरीन, FA या FSC करने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि उनको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या कोई जॉब करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर उनको इंटरमीडिएट की बेस पर एक 17 ग्रेड की जॉब मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको रिफ्यूज़ करेगा। जी हाँ, ISSB यानी कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करके आप एक 17 ग्रेड के आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, वो भी FA या FSC के बेस पर। आज मैं आपको ISSB का कंप्लीट प्रोसीजर शॉर्ट डिटेल में बताऊंगा कि किन स्टेप्स के बाद आप PMA को ज्वाइन करते हैं और फिर एक 17 ग्रेड के आर्मी ऑफिसर बनकर निकलते हैं। लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट और जनरल चीज़ें बताऊंगा ISSB के बारे में। तो परसों से हम इंशाल्लाह तरतीब के लिहाज से टॉपिक वाइज चलेंगे। हर दूसरे दिन एक टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो 3 मेन चीज़ें हैं उनमें एज, क्वालिफ़िकेशन और आपकी हाइट आती है। आपकी एज 17 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपके FA या FSC में 60% या इससे अबव मार्क्स होने चाहिए और आपकी हाइट 5.4 होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो आप लेते हैं वो होती है आपकी रजिस्ट्रेशन। जब भी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कोई बैच पास आउट होना होता है तो उससे चंद माह कबल ही तमाम कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है और आप ख़ुद को जॉइन पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जॉइन पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक डेट दी जाती है और उस डेट पर आपका एक इनिशियल CBT यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपके 3 तरह के टेस्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंग्लिश टेस्ट होता है और लास्ट पे आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। और ये टेस्ट नॉकआउट की बेस पर होते हैं, यानी कि अगर आपका एक भी टेस्ट फेल हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको 1 साल या 6 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा इसी दिन ही आपका एक इनिशियल मेडिकल किया जाता है जिसमें फ्लैट फुट और नॉकिंग नीज चेक किए जाते हैं। इनिशियल CBT के बाद आपको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए एक डेट दी जाती है और उस डेट को आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है जिसमें आपको 1 माइल करना होता है, आपको पुशअप्स करने होते हैं, चिनअप्स और सिटअप्स भी करने होते हैं। पुशअप्स में आपको 20 से 25 पुशअप्स करने होते हैं, सिटअप्स में आपको 15 से 20 सिटअप्स करने होते हैं और चिनअप्स में आपको तकरीबन 3 या 4 चिनअप्स करने पड़ते हैं, जिसके बाद आप अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिज़िकल टेस्ट के बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है और तकरीबन 1 माह बाद आपको एक डेट दी जाती है और उस डेट को आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होता है। आपका इंटरव्यू पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स करते हैं और साइकोलॉजिस्ट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। इस इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल जज किया जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकली और कुछ जनरल नॉलेज पर भी बात हो सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाने की ज़रूरत है ताकि आप वहाँ जाकर फंस ना जाएं। अगर आपने इस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको ISSB यानी कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए रिकमेंड किया जाएगा। लेकिन अगर इंटरव्यू पैनल को आपकी पर्सनैलिटी में कोई डिफेक्ट नज़र आया या साइकोलॉजिकली कोई डिफेक्ट नज़र आया तो वहीं पर आपको थैंक यू कर दिया जाएगा और आप अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। इंटरव्यू के बाद आता है एक बड़ा मरहला यानी कि ISSB। इंटरव्यू क्लियर करने के कुछ दिन बाद आपको एक लेटर मौसूल होता है ISSB की जानिब से और उस पर आपको एक डेट दी जाती है कि आप इस डेट से इस डेट तक अपना ISSB फ़लाँ जगह पर अटेंड करें। ISSB में 4 दिन के लिए आपको पाकिस्तान आर्मी की ज़ेर निगरानी रखा जाता है और आपको मुकम्मल तौर पर जज किया जाता है। ये 4 दिन आपकी ज़िंदगी के अहम तरीन दिन हो सकते हैं। ISSB में ग्रुप टास्क, हर्डल्स और एकेडमिक के कुछ टेस्ट शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी ऑफ ISSB आपका एक इंटरव्यू करता है और आपका एक साइकोलॉजिकल स्पेशल इंटरव्यू भी हो सकता है। ISSB में 4 दिन गुजारने के बाद आपको वहां से रिलीज़ कर दिया जाता है और 5वें दिन यानी कि नेक्स्ट डे आपका रिज़ल्ट ऑनलाइन शो कर दिया जाता है। कामयाब कैंडिडेट्स रिकमेंडेड होते हैं और जो रह जाते हैं वो नॉट रिकमेंडेड कहलाते हैं। ISSB से रिकमेंड होने के बाद आपका अगला स्टेज होता है फाइनल मेडिकल। फाइनल मेडिकल में आप अपने करीबी किसी भी CMS से हर स्पेशलिस्ट से अपना मुआयना करवाते हैं और अपनी मेडिकल स्लिप पर फिट की स्टैंप लगवाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो चुका है कि एक कैंडिडेट जो तमाम तर प्रोसेस से तो निकल आया है और सक्सेसफुली रिकमेंड भी हो चुका है, लेकिन फाइनल मेडिकल में उसके साथ अनफॉर्चुनेट हो जाता है और वो किसी भी वजह से अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है।
اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مس فارچون ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ آپ میں کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے ان کو اور آپ کو وہ انفٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو یو ریئلی ڈونٹ ہیو ٹو بلیم یور سیلف، کیونکہ اس کا ایک حل بھی ہے۔ آپ اپنے میڈیکلی انفٹ ڈکلیریشن کو ریویو کروا سکتے ہیں۔ راولپنڈی جی ایچ کیو میں ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ دوبارہ سے آپ کا چیک اپ کرتا ہے، اور میں پرسنلی بہت سے ایسے کینڈیڈیٹس کو جانتا ہوں جن کو میڈیکلی انفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ریویو کروایا اور آج وہ میجر اور کیپٹن کی پوسٹ پر فائز ہیں۔ فائنل میڈیکل کے بعد آتا ہے ایک آخری مرحلہ، یعنی کہ فائنل میرٹ لسٹ، اور یہ کینڈیڈیٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آئی ایس ایس بی سے ریکمینڈڈ ہوتے ہیں اور فائنل میڈیکل میں بھی ان کو فٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، لیکن فائنل میرٹ لسٹ میں اس کا نام نہیں آتا اور وہ رہ جاتے ہیں۔ فائنل میرٹ لسٹ میں نام آنے کے بعد آپ کو ایک جوائننگ لیٹر ریسیو ہوتا ہے اور مقررہ تاریخ پر آپ کو پی ایم اے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ پی ایم اے کی ٹریننگ کے بعد آپ سیکنڈ لیوٹیننٹ کے رینک کے ساتھ پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے شروع ہوتی ہے پاکستان آرمی میں آپ کی جرنی ایز اے ریگولر کمیشنڈ آفیسر۔ تو یہ تھا انٹر سروسز سلیکشن بورڈ میں سلیکشن کا مکمل پروسیجر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے میری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور بالکل مس نہیں کرنا، کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں اسٹیپ 1 یعنی کہ انیشیل سی بی ٹی کے بارے میں، اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا گیم بیکاز اے گڈ اسٹارٹ کین لیڈ یو ٹو دا